हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आज हम लोग पॉलिटी का पीवाईक्यू देखेंगे। इससे पहले हिस्ट्री का पीवाईक्यू करवा चुके हैं बीपीएससी वाला, तो आई होप आप लोग उसे ज़रूर देख लिए होंगे। और 20 प्लस क्वेश्चन पीवाईक्यू पॉलिटी का भी करवा दी हूँ। आज दूसरा पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट इसका अपलोड किया जा चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, इट मीन्स क्या? यानी कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो आइए पहले आर्टिकल जान लेते हैं, कौन कौन से आर्टिकल केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एवं 30, ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। कौन कौन सा आर्टिकल? 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को प्राप्त है, गैर भारतीयों को नहीं, ठीक है। यहाँ फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है, मौलिक अधिकार का, ठीक है। तो मौलिक अधिकार के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि मौलिक अधिकार किस भाग में पड़ता है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में, ठीक है। किस अनुच्छेद में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 12 से 35 तक, 12 से 35 तक जो भी अधिकार है वो सारे फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार का चर्चा किस भाग में किया गया है? तो मौलिक अधिकार का चर्चा भाग 3 में किया गया, ठीक है। और इसी में से कौन सा अनुच्छेद है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, गैर भारतीयों को नहीं, अर्थात विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो अनुच्छेद 15 में जो भी प्रावधान है, तो 15, 16, 19, 29, 30 इन आर्टिकल के अंतर्गत जो भी प्रावधान आते हैं वो केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आंसर देखते हैं कि इसमें से आंसर क्या होगा। भाषण एवं अभिव्यक्ति के अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में है। किस अनुच्छेद में? 19 में। अल्पसंख्यकों का अधिकार, इसमें अल्पसंख्यकों का अधिकार के बारे में तो वर्णन है लेकिन अनुच्छेद इसके बारे में नहीं किया है, ठीक है। लेकिन अल्पसंख्यकों से कुछ संबंधित 29 और 30 में किया गया, इसके बारे में मैं जिक्र करूंगी, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर देते हैं। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, ये किस में है? तो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में है। किस में है? अनुच्छेद 21 में। कानून के समक्ष समानता, ये अनुच्छेद 14 में है। तो अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, गैर भारतीयों को नहीं? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार और अल्पसंख्यकों का अधिकार, क्योंकि ये अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत आता है, ठीक है। जस्ट मैं बताई कि अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए कुछ और जान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, अगर मौलिक अधिकार की, अगर मूल संविधान की बात किया जाए तो मूल संविधान के अंतर्गत हम लोगों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सा 7 प्रकार का अधिकार हम लोगों को दिया गया था। अनुच्छेद 19 क्लोज 1 के सब क्लोज ए में क्या कहा गया है? भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। किसका है? भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। वहीं अनुच्छेद 19 के क्लोज बी क्या कहता है? तो 19 के क्लोज बी कहता है सभा करने का अधिकार। किसका? शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, बिना हथियार का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 का ए कहता है, क्या कहता है? स्वतंत्र अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वहीं अनुच्छेद 19 का बी क्या कहता है? सभा करने का, शांतिपूर्ण, ठीक है, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, बिना हथियार का। अनुच्छेद सी क्या कहता है? अगर बात की जाए अनुच्छेद सी का, तो अनुच्छेद 19 का सी क्या कहता है? संघ एवं संगठन बनाने का अधिकार। किसका? संघ एवं संगठन बनाने का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 19 का डी क्या कहता है? संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में बिना किसी रोक टोक का भ्रमण करने का अधिकार, ठीक है। यानी कि पूरे भारत में आपको घूमने फिरने का अधिकार दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 19 के क्लोज 1 का सब क्लोज डी। क्लोज 1 का सब क्लोज डी आप लोग समझ रहे हैं ना? देखिए इसको, तो ये तो हो गया अनुच्छेद 19, अनुच्छेद इसको क्लोज बोला जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो रहता है उसको सब क्लोज बोला जाता है, ठीक है। तो 19 के 1 क्लोज के सब क्लोज डी में क्या कहा गया है? संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में बिना रोक टोक के कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार। तो आपको मैं 4 प्रकार का अधिकार पढ़वा दी। 5वां अधिकार क्या होता है? संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार है? 5वां अधिकार,
पाँचवा अधिकार है, पाँचवा अधिकार है निवास करने का अधिकार, कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आप निवास कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर अनुच्छेद 6 की बात की जाए कि अनुच्छेद 6 में यानी कि एफ में क्या कहा गया है, ठीक है, क्लोज 1 का सब क्लोज एफ क्या कहता है, तो संपत्ति का अधिकार कहता है। क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार। और जी किस चीज़ का अधिकार देता है? अनुच्छेद 19 का जी तो व्यापार करने का अधिकार, कि आप कहीं भी व्यापार, भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो कितने प्रकार का अधिकार पड़ा है? 6 प्रकार के। लेकिन मैं शुरू में ही आप लोगों को क्या बोली थी कि मूल संविधान के अंतर्गत हम लोगों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया था, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार का दिया गया है, ठीक है। तो एक कौन हटा दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 का एफ हटा दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 19 का एफ हटा दिया गया। एफ में क्या था? तो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे अनुच्छेद 19 से हटाकर अनुच्छेद 300 का क्लोज 1A में कर दिया गया है, ठीक है। अब ये वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है ये कानूनी अधिकार है। किस प्रकार का अधिकार है? इसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि संपत्ति के अधिकार को इक्कीसवां संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब संपत्ति का अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया? तो अनुच्छेद 300 का क्लोज ए में रखा गया, ठीक है। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों पर, एक मिनट के नीचे थोड़ा करने दीजिए क्वेश्चन, हाँ आप ठीक है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार है? तो किस अनुच्छेद के तहत? क्या संविधान का 14वां अनुच्छेद? तो इसके अंतर्गत तो मैं बताई समानता का अधिकार है। किसका अधिकार है? समानता का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 19 के क्लोज 1 का सब क्लोज ए ये होगा, बिल्कुल ये होगा, क्योंकि अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार मैं बताई थी ना कि 19 के क्लोज 1 का सब क्लोज ए में दिया गया है। इसी के अंतर्गत झंडा फहराने का अधिकार दिया गया। आइए देखते हैं कि इसे कैसे दिया गया। मूल संविधान में इस चीज़ का अधिकार नहीं था। इसे एक केस के द्वारा जोड़ा गया था। किस केस के द्वारा जोड़ा गया था? इसे नवीन जिंदल बनाम भारत सरकार बाद में, ठीक है। किस केस में जोड़ा गया था इसके? तो इसे नवीन जिंदल, ठीक है, नवीन जिंदल केस में, नवीन जिंदल केस के तहत। नवीन जिंदल केस कब हुआ था? 2004 में हुआ था, ठीक है। नवीन जिंदल केस 2004 में हुआ था और इसमें झंडा फहराने का ही अधिकार था। इसमें क्या कहा गया था कि बिल्डिंग पर झंडा फहराने का अधिकार दिया प्राइवेट पर। जिंदल एक स्टील कंपनी है शायद, हाँ जिंदल स्टील कंपनी ही है। इसने ही सर्वप्रथम केस किया था सुप्रीम कोर्ट में कि हमें झंडा फहराने का अधिकार दिया जाना चाहिए, ठीक है। झंडा फहराने का अधिकार अपने भवन में फहराओ या कंपनी में फहराओ या किसी दुकान में फहराओ, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आना चाहिए। तो इसी केस के तहत झंडा फहराने का अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 का क्लोज 1 के सब क्लोज ए में कर दिया गया, ठीक है। तो कब से? 2004 से। इससे पहले क्या है? इससे पहले झंडा फहराना एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता था, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 के क्लोज 1 का सब क्लोज ए के तहत और कौन किस किस चीज़ का अधिकार आता है, आइए इसे भी देख लेते हैं ताकि कभी क्वेश्चन पूछ ले डिफरेंट, क्योंकि आजकल तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता नहीं, घुमा फिरा के पूछता है तो दिक्कत हो जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि चुप रहने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो चुप रहने का अधिकार भी जो है इसी अनुच्छेद के अंतर्गत, अभी मैं जितना बात बताऊंगी सारा वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो आप लोग बार बार मुझे अनुच्छेद का जिक्र ना करना पड़े, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जितना भी मैं बात बोलूँगी वो सारे इस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो चुप रहने का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आएगा। राष्ट्रगान में चुप रहने का अधिकार देखते हैं ना, वो बीच में कहा गया था कि अगर जब आप मूवी देखने जाओगे तो वहाँ राष्ट्रगान बजेगा, तो राष्ट्रगान बजेगा तो उस टाइम सबको खड़ा रहना होगा, बोलना होगा। तो उसमें कुछ लोग आवाज़ उठाए थे, तो फिर इसे अधिकार से हटा दिया गया था कि नहीं, आप जरूरी नहीं कि आप गाओ ही, आप चुप भी रह सकते हो, ठीक है। तो इससे राष्ट्रगान का तौहीन नहीं होगा। तो राष्ट्रगान में चुप रहने का अधिकार भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। आपसे
पूछा जाएगा कि नोटा, आप लोग देखते होंगे वोट जब वोटिंग करने जाते होंगे कुछ लोग मेरे ख्याल से वोट दिए होंगे तो उनको आइडिया होगा कि नोटा एक रहता है कि मान लीजिए कांग्रेस खड़ा हुआ, बीजेपी खड़ा हुआ, नोटा भी है। आपको ना कांग्रेस का वोट देने का मन करे, ना आपको बीजेपी को वोट देने का मन करे, आपको मन करेगा मैं किसी को वोट नहीं दूँ, तो आप लोग क्या दबाओगे, तो नोटा एक और रहता है ऑप्शन वहाँ पर, तो नोटा दबा दीजिए, अर्थात किसी को नहीं। ठीक है, तो ये नोटा दबाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद के आता है, अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो सूचना का अधिकार भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, सोशल मीडिया, टीवी, पब्लिकेशन, डिबेट, प्रसार, कार्टून, ये सब सारे देखते हैं। कोई किसी, जैसे मान लीजिए कोई किसी नेता का पुतला बना के उसको फूंक दिया, आग लगा दिया, या पुतला बना के उसका मजाक बना रहा है, ये सब अधिकार है लोगों को, तभी तो ऐसा कर पा रहा है ना। तो किस अनुच्छेद के तहत उसे ये अधिकार है कि आप किसी का कार्टून बनाकर उसको जला सकते हैं या उसका मजाक बना सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, एनीवे वो सारा इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के क्लोज 1 का सब क्लोज ए के तहत। ठीक है, तो आई होप आप इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप लोग नहीं चुकिएगा, आराम से ऑप्शन को चूज करके आंसर को दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये सारा बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लेखानुदान क्या है, आइए देखते हैं लेखानुदान क्या है। लेखानुदान क्या है, कैग का रिपोर्ट पर मतदान के लिए, अप्रत्याशी व्यय को पूरा करने के लिए, या बजट पर लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। तो लेखानुदान बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ठीक है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, लेखा अनुदान, तो अनुच्छेद 116 के अंतर्गत। आइए थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए 112 के तहत क्या होता है, बजट प्रस्तुत किया जाता है। क्या प्रस्तुत किया जाता है, बजट प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 112 के तहत, तो बजट प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद बजट में जो राशि तय होता है वो निकलता कैसे, उसके लिए प्राक्कलन किया जाता है। क्या कहता है, प्राक्कलन किया जाता है। अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 113 के तहत। इसके बाद विनियोग विधेयक पर पास होता है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 114 के तहत। इसमें क्या होता है, इसे पारित होने के बाद ही पैसा निकाला जा सकता है। किसे पारित होने के बाद, विनियोग विधेयक पारित होने के बाद। पहले तो बजट प्रस्तुत होगा, ठीक है, बजट पारित हो जाएगा, इसके बाद उसका प्राक्कलन किया जाएगा, अर्थात उसका देखा जाएगा कैसा है क्या है। ठीक है, हिसाब किताब किया जाएगा प्राक्कलन से। इसके बाद जब वो भी पास हो जाएगा, इसके बाद विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा। विनियोग विधेयक जब पारित हो जाएगा तब पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद पैसा मिलेगा। लेकिन मान लीजिए आपका काम कोई, अगर बजट प्रस्तुत होने से पहले ही आपका पिछले साल से ही काम चल रहा है और आपको पैसे की आवश्यकता पड़ गई है, तो आपका पैसे के कारण काम रुका रहेगा ना। इस कारण से बीच में ही पैसा दे दिया है ताकि आप अपना काम कीजिए, बाद में जब विनियोग विधेयक पारित होगा तो जो होगा सो देखा जाएगा वो उसके हिसाब से। ठीक है, तो बीच में जो पैसा दिया जाता है उसी को लेखा अनुदान कहा जाता है। इसमें ओनली व्यय किया जाता है। क्या कहता है, व्यय। ठीक है, केवल खर्च के लिए पैसा दिया जाता है। तो इसका काम क्या है, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, यानी कि जब बजट पारित होने में लंबित होगा, उसमें टाइम लगेगा, तो बीच में जो पैसा दिया जाता है उसी को लेखा अनुदान कहा जाता है। और लेखा अनुदान का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया था, अनुच्छेद 116 में। ठीक है, एक है अतिरिक्त। अतिरिक्त क्या होता है, 115 के तहत। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई काम अधूरा में रह जाता है, ठीक है, पैसे के कारण, तो उसके लिए पैसा दिया जाता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 115 के तहत। किस विधेयक के तहत या किस प्रस्ताव के तहत पैसा दिया जाता है, तो अतिरिक्त विधेयक। ठीक है, अतिरिक्त प्रस्ताव एक पारित किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग फिर कोई काम अधूरा रह गया उसके लिए पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस सेशन में पूछा जा चुका है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है, 2 साल का होता है, प्रत्येक 5 साल में समाप्त हो जाता है, या प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। समाप्त होने का विषय नहीं है, तो बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा, राज्यसभा का कार्यकाल कभी ख़त्म नहीं होता है। राज्यसभा जो है ये अस्थायी है। अस्थायी है, क्या है, अस्थायी है, मतलब ये कभी समाप्त नहीं होता। राज्यसभा अस्थायी है। हाँ, इसकी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा के एक सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है, एक सदस्यों का कार्यकाल उसका 6 वर्ष का होता है। कितने दिन का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अगर वहीं पूछ लिया जाएगा कि प्रत्येक 2 वर्ष में कितने
सदस्यों का चुनाव होता है तो 1/3 सदस्यों का, ठीक है, राज्यसभा में जितने कुल सदस्य हैं उसके 1/3 सदस्यों का प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव होता है। प्रत्येक 1/3 सदस्य को निकाला जाता है और फिर नया 1/3 सदस्य को भरा जाता है। ऐसे करके, ऐसा नहीं होता है कि एक ही बार सारे सदस्य का चुनाव होगा। ऐसा हो जाएगा तो फिर तो राज्यसभा में कोई बचेगा ही नहीं। और अभी आप जस्ट देखिए, राज्यसभा जो अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, इट मीन्स उसका सदस्य हमेशा रहता है। तो सदस्य हमेशा रहता है तो चुनाव होते रहेगा तब ना, ऐसा थोड़ी अनिश्चित काल तक कोई सदस्य रहता ही है। सदस्य का कार्यकाल तो 6 वर्ष ही होता है। इसीलिए प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। 1/3 सदस्य नया आएगा उसमें से और 1/3 सदस्य को पुराना वाले को निकाला जाएगा, ठीक है। कार्यकाल ऐसे पूरा होते रहेगा, होता रहता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो राज्यसभा क्या है, राज्यसभा अस्थाई है, उसका कार्यकाल नहीं होता है, वो अस्थाई सदन है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। लोकसभा का कार्यकाल भले 5 साल का होता है लेकिन राज्यसभा अस्थाई होता है, ठीक है। लेकिन उसके एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों का संख्या कितना होता है, 250 होता है। कितना होता है, 250, ठीक है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन भाग ले सकता है, क्या उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या मुख्य निर्वाचन आयोग या महान्यायवादी। तो महान्यायवादी, ठीक है। महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, तो महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में किया गया है। अनुच्छेद 76 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत सरकार में एक विधि अधिकारी होते हैं। कौन होता है, यह एक प्रथम विधि अधिकारी है। तो आपसे पूछा जाए कि प्रथम विधि अधिकारी कौन है, तो प्रथम विधि अधिकारी या सर्वोच्च विधि अधिकारी तो महान्यायवादी होते हैं। कौन होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत सरकार में कुल कितने विधि अधिकारी होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। लेकिन जिक्र एक ही का किया गया है अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी का। 2 का जो है अधिनियम के द्वारा उसे संविधिक संस्था बनाकर 2 और न्यायवादी की नियुक्ति होती है। सोलिसिटर जनरल, जिसको बोला जाता है सोलिसिटर जनरल, और एक को बोला जाता है एडिशनल सोलिसिटर, ठीक है। ये दोनों का जिक्र अनुच्छेद में नहीं किया गया है लेकिन महान्यायवादी का जिक्र अनुच्छेद में किया गया है 76 में। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना दिन का होता है, तो महान्यायवादी के कार्यकाल ये राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न होते हैं। इट मीन्स कि राष्ट्रपति जब चाहेंगे तब इन्हें हटा सकते हैं इनके पद से, तो इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ठीक है। और इनकी वेतन भी निश्चित नहीं होती है। ये राष्ट्रपति तय करते हैं कि इनको वेतन कितना दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि महान्यायवादी जो हैं वो संसद में जाकर बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको बैठने का जो विशेष अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, अनुच्छेद 88 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 88 के तहत दिया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहता है, तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर वैसे कंडीशन में भारत के मुख्य न्यायाधीश रह सकते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, तो जी बिल्कुल। कब बने हैं, 1969 में बने हैं, ठीक है। कौन, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति भी बने, मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, तो कौन, एम हिदायतुल्ला। कौन बने हैं, एम हिदायतुल्ला एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि CJI हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यों का वहन किया है, ठीक है। कौन, एम हिदायतुल्ला एकमात्र अभी तक के मुख्य न्यायाधीश हैं। कब, एक बार जब BD गिरी, कौन, BB गिरी राष्ट्रपति थे लेकिन उनको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से वो राष्ट्रपति बने थे, इसलिए उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था तो वो त्यागपत्र देना चाहे, त्यागपत्र दे दिए तो राष्ट्रपति, आखिर कौन राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उपराष्ट्रपति नहीं है। तो फिर राष्ट्रपति का पद, तो ऐसा संविधान में जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति का पद 1 सेकेंड के लिए भी खाली नहीं रह सकता है। तो जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं, वो भी त्यागपत्र दे देता, अब कौन कार्य करेगा, तो वैसे कंडीशन में भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था, किसको, एम हिदायतुल्ला को, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि किस राष्ट्रपति की निर्वाचन दोबारा मतगणना के तहत हुआ था, तो एकमात्र अभी तक के राष्ट्रपति हैं जिनका निर्वाचन दोबारा मतगणना के तहत हुआ था, दोहरी मतगणना के तहत, तो BB गिरी। किनकी, BB गिरी की, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैं बता दूं कि जैसे कि मान लीजिए भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो क्या उनको शपथ लेना पड़ता है, तो जी बिल्कुल उनको शपथ लेना पड़ता है। राष्ट्रपति के रूप में जो भी कार्य करेंगे उनको एनी हाउ राष्ट्रपति
के पद का शपथ लेना पड़ता है, तभी वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। और संविधान में जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली है, मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति कोई कार्य संभाल रहा है, जैसे उपराष्ट्रपति संभाल रहे हैं या भारत का मुख्य न्यायाधीश संभाल रहे हैं, वैसे कंडीशन में एनी हाउ 6 मंथ के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वहीं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि यथाशीघ्र चुनाव हो, लेकिन राष्ट्रपति के बारे में डेट मेंशन किया गया है कि 6 माह के अंदर अगर राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो 6 मंथ के अंदर चुनाव होगा, ठीक है। तब तक कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य कर सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कभी खुदा ना खास्ते कि कोई भी व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कब तक पद पर रह सकता है, तो वो अधिकतम 6 मंथ तक रह सकता है। कितने दिन तक? अधिकतम 6 मंथ तक, ठीक है, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। 89वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? 89वां संविधान संशोधन के तहत SC और ST के लिए अलग आयोग बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? अलग अलग आयोग कर दिया गया था। पहले संयुक्त आयोग था इन दोनों का एक ही में, लेकिन 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, किसके तहत? 2003 के तहत SC और ST के लिए अलग अलग आयोग बना दिया गया था। SC आयोग किस अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया? अनुच्छेद 338 में, जबकि ST आयोग अनुच्छेद 338 के क्लोज A में किया गया है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान संशोधन। इसके तहत बहुत कुछ संविधान में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन के तहत ही पहली बार प्रस्तावना में, पहली बार और अभी तक एकमात्र बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत। और क्या जोड़ा गया था संशोधन करके? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। कैवां संविधान संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना में संशोधन अभी तक कितने बार हुआ है, तो मात्र एक बार। कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है। कितने शब्द को जोड़ा गया था? 3 शब्द को। कौन कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया था, ठीक है। और क्या जोड़ा गया था? तो और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो 10 प्रकार के। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के, ठीक है। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। किसके सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो 10 मौलिक कर्तव्य को। तो क्या वो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था? तो नहीं था, तभी तो इसे संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य के प्रावधान को कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो ये सोवियत संघ अर्थात वर्तमान रूस के संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से? रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य को कैवां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन के तहत मैं बताई थी ना अभी थोड़ा टाइम पहले, क्या किया गया था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 के A में रख दिया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय कर दिया गया था? ये पूछा गया है 70वीं BPSC में। कईवें BPSC में पूछा गया है? इस बार जो हुआ था ना, उसी में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो कैवां संविधान संशोधन के तहत कर दिया गया था? ये कर दिया गया था 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। कैवां संविधान संशोधन के तहत कर दिया गया था? 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। इसमें किया क्या गया था? जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, तो कैबिनेट मंत्री कितने बन सकते हैं? लोकसभा का जो कुल सदस्य है उसका मात्र 15% ही सदस्य को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो कैवां संविधान संशोधन के तहत? 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत क्या किया गया था? तो इसके तहत संविधान के अनुसूची 7 में
4 भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, कितने भाषा को, 7 में नहीं 8 में, अनुसूची 8 में भाषा को रखा गया है। तो 4 भाषा को जोड़ा गया था। कौन कौन सा, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कितने भाषा को जोड़ा गया था, 4 भाषा को। कौन कौन सा, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। कईवां संविधान संशोधन के तहत, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। ठीक है, 97वां संविधान संशोधन के तहत सहकारी समिति को अनुच्छेद 43 के क्लॉज बी में जोड़ा गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी 70वीं बीपीएससी में पूछा गया। कईवां बीपीएससी में, 70वीं बीपीएससी में पूछा गया। ठीक है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था। तो किस तिथि को अपनाया गया था, ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। 26 जनवरी 1950, सॉरी यहाँ जनवरी अगर लिख दिया जाए, ठीक है, अगर जनवरी हम लिख दे रहे हैं तो उस दिन क्या किया गया था, इस दिन संविधान को लागू किया गया था। क्या किया गया था, संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, संविधान को लागू किया गया था। 24 जनवरी को क्या किया गया था, 24 जनवरी को भारतीय राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन। ठीक है, और भारत का राष्ट्रगीत क्या है, तो वंदे मातरम। तो वंदे मातरम और जन गण मन को भारतीय राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और 26 जनवरी को तो जस्ट मैं बताई ही कि संविधान को लागू किया गया था। और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। तो आज मैं इतना ही क्वेश्चन लेके आई थी। अलग की बात है, क्वेश्चन नंबर में देखने में तो 10 लग रहा है, एनालाइज करके तो मैं क्वेश्चन 20 से 30 40 बना दी हूँ। तो आप लोग उसे ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, जो मैं अलग से ही बताती हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं किस टाइप से एग्जाम में पहले क्वेश्चन आया था। इवन पिछले साल भी आप देख लिए किस टाइप से आएगा। तो कॉमन सी बात है, आगे भी इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। आप लोग ज़रा भी टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, और पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, थैंक यू एंड गुड नाइट।